हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाले रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, इसके पहले मैंने असर्टिव वाक्यों को और इंट्रोगेटिव वाक्यों को कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, उस पर सारी वीडियोस और एक्सरसाइजेस मैंने करवाए हैं। जिन्होंने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं उनको मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इम्पेरेटिव वाक्यों को कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। सबसे पहले ये जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते किसको हैं। जब किसी वाक्य में आज्ञा, सलाह या प्रार्थना का भाव हो, ठीक है, तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, यानी ये वाक्य सीधे क्रिया से शुरू होते हैं। जैसे कि सिट डाउन, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये ऑर्डर है। और इसमें आप देखो सिट डाउन, सिट मतलब बैठना, तो यहाँ पर देखो ये क्रिया से शुरू है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, कहा जाए वर्क हार्ड, ये एक तरह का सलाह है, कठिन मेहनत करो, वर्क हार्ड, तो यहाँ पे कार्य से ही शुरू हो रहा है, क्रिया से ही शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उम्मीद है आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। तो अब इस तरह के वाक्यों को हम कैसे चेंज करेंगे, उसके कुछ नियम हैं। कुछ नियम मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कुछ दूसरे और कुछ तीसरे, यानी 3 वीडियो में सारे नियम इम्पेरेटिव वाक्यों के मैं कंप्लीट करूँगा। तो इसमें हम लोग कुछ नियम जानते हैं। सबसे पहला नियम है इसमें, जैसा कि आपको पता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसमें सेड होता है पास्ट के तौर पर। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड है तो उसको भाव के अनुसार बदलेंगे। अब भाव के अनुसार मतलब कैसे, अगर भाव आज्ञा का है तो हम सेड की जगह पे ऑर्डर्ड लिखेंगे या कमांडेड भी लिख सकते हैं। अगर भाव सलाह का है, एडवाइस का है, तो हम सेड की जगह पे एडवाइस्ड लिखेंगे। उसी तरीके से अगर भाव प्रार्थना का है तो हम सेड की जगह पे रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं। तो ये पहला नियम है। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम में कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब हैं, यानी आपको मैंने बताया था कि इम्पेरेटिव वाक्य सीधे क्रिया से शुरू होते हैं। ठीक है, तो वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, TO2। और जब आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि क्रिया से पहले अगर टू लगा दिया जाता है तो उस क्रिया को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। इसका मतलब होता है कि किसी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा देना। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके सामने ये पहला एग्जांपल है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा या उसने उसके दोस्त से कहा। ठीक है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, तो यानी एक बंदा अपने दोस्त से कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, एक सलाह है कि भाई तुम कठिन मेहनत करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ सलाह, भाव किस चीज़ का है, सबसे पहले भाव के अनुसार हम सेट को बदलते हैं। तो यहाँ भाव है सलाह का, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही एडवाइस्ड। ठीक है, और किसको एडवाइस दिया है, अपने दोस्त को। ठीक, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ दैट या इफ़ का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, सीधा हम लोग क्या दूसरा नियम पढ़े हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू लगाते हैं। वर्ब क्या है, वर्क, तो वर्क के पहले क्या लगा देंगे, टू वर्क हार्ड। और मैंने जो आपको बोला था इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, तो इन्फिनेटिव का मतलब कि कठिन कार्य करने के लिए उसने अपने दोस्त को सलाह दी। अगले 2 उदाहरण की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, द टीचर सेड सिट डाउन, टीचर ने कहा बैठ जाओ। तो ये एक तरह का ऑर्डर है क्योंकि टीचर बच्चों से कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा द टीचर, तो भाव है किस चीज़ का, आज्ञा का, तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। अब क्या ऑर्डर दिया, बैठने के लिए, तो मैंने बताया बैठने के लिए, तो वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, टू सिट डाउन। यानी अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अध्यापक ने बैठने के लिए आज्ञा दी, या इस तरह से भी कह सकते हैं, टीचर ने कहा सिट डाउन। तो ये डायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, समझ गए। उसी तरीके से अगला करेंगे, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, यानी मालिक ने अपने नौकर से कहा, ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, मेरे लिए एक कप मिल्क लेकर आओ।
ठीक है। तो यहाँ पर नौकर से कहा जा रहा है तो ये ऑर्डर ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो ये इम्पेरेटिव वाक्य है, देखो सारे इम्पेरेटिव वाक्य में आप ध्यान से समझ सकते हो कि कोई सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता। यहाँ ब्रिंग मतलब लाना, ये भी एक क्रिया है, तो इसके पहले आप टू लगा दोगे, टू ब्रिंग, टू ब्रिंग। अब यहाँ पे मैंने जो दो नियम बताया वो तो लागू होंगे ही, लेकिन पुराने नियम जो प्रोनाउन के नियम हैं वो वैसे ही लागू होंगे जो कि जैसे कि एजर्टिव में होते थे, जैसे कि इंट्रोगेटिव में। जैसे यहाँ मी लिखा है तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है, एक मालिक है, मालिक यानी पुरुष। पुरुष के लिए आपको मी की जगह पे क्या लिखोगे, और जैसा कि आपको पता है कि मी हो, अस हो, ठीक है, ये सब जो होते हैं ऑब्जेक्ट में प्रयोग होते हैं। तो इसमें पुरुष के लिए हिम होता है, पुरुष के लिए क्या होता है, हिम। तो यहाँ ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क। ठीक है, प्रोनाउन के नियम उम्मीद है आपको आता होगा। अगले नियम की बात करें जो कि तीसरा नियम है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो, यानी किसी काम को आपको करने के लिए मना किया जाए, ठीक है, तो उसको हम डू नॉट से लिखते हैं। ठीक, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में आपको डू नॉट से शुरू हो कोई वाक्य, तो समझना कि किसी कार्य को करने के लिए मना किया जा रहा है, तो वो इम्पेरेटिव वाक्य होगा क्योंकि उसमें सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा है। तो इसको दो तरीके से तुम इनडायरेक्ट में बदल सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि रिपोर्टिंग वर्ब को उसी तरह भाव के अनुसार बदलोगे। अगर भाव आज्ञा का है तो ऑर्डर्ड, सलाह का है तो एडवाइज्ड, और प्रार्थना का है तो रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से बदलेंगे। उसके बाद ध्यान से सुनो, रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से शुरू है ना, तो डू नॉट में से सिर्फ डू को हटाएंगे। क्या करेंगे, डू को हटाएंगे, नॉट वैसे का वैसे ही रहने देंगे। और जैसा कि दूसरे नियम में आपने पढ़ा था, क्रिया से पहले टू का प्रयोग कर लेंगे, यानी नॉट और क्रिया के बीच में टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पिछले दोनों नियम को ही आगे बढ़ाया गया है, बस डू को यहाँ पर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और नॉट को रहने देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को आप न तो ऑर्डर्ड, न तो एडवाइज्ड, न तो रिक्वेस्टेड, किसी में नहीं बदलोगे, सीधा फॉरबेड लिखोगे। क्या लिखोगे, फॉरबेड। फॉरबेड का होता है मतलब होता है मना करना। फॉरबेड का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, अगर इसी का मतलब मना करना हो जाएगा तो हमें नॉट की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए जब फॉरबेड हम लगा देंगे तो सिर्फ डू को नहीं हटाएंगे, जैसे कि यहाँ सिर्फ डू को हटाए थे ना, तो अगर फॉरबेड लगा देंगे तो हम डू नॉट दोनों को हटा देंगे, और वर्ब से पहले यहाँ भी टू लगाएंगे, वर्ब से पहले यहाँ भी टू लगाएंगे। तो दोनों में बस एक फ़र्क है, यहाँ पे नॉट रहेगा, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें नॉट का जो मीनिंग है वो फॉरबेड अपने आप में ले लेता है, लेकिन नॉट का अर्थ ऑर्डर्ड अपने आप में तो लेता नहीं है, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड ये भी नहीं लेते हैं। समझ गए, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो आओ उदाहरण से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो देखो, समय बर्बाद करने के लिए कोई भी बड़ा ही क्यों ना बोले, जैसा कि आपको पता है कोई बड़ा अगर छोटे से कह रहा हो तो हो सकता है ऑर्डर दे रहा हो, लेकिन समय बर्बाद मना करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एडवाइस ही होगा, क्योंकि समय बर्बाद करना न करना ये हर एक व्यक्ति के हाथ में होता है, उस पर किसी का जोर नहीं चल सकता। तो जहाँ जोर नहीं चलेगा वहाँ सलाह ही होता है। तो पिता ने मुझे सलाह दिया, तो पहला जो सिंपल तरीका है कि भाव के अनुसार बदलेंगे। तो माई फादर, सलाह दिया तो सलाह के लिए क्या होता है, एडवाइज्ड, तो एडवाइज्ड मी। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि जब भाव के अनुसार बदलोगे तो सिर्फ डू को हटाओगे। ठीक है, नॉट रहेगा, नॉट टू वेस्ट। देख रहे हो, ये क्रिया है, क्रिया से पहले मैंने टू लगा दिया, सिर्फ मैंने डू को हटाया है, नॉट को रहने दिया। योर आप जानते हो बदलता है, योर है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, योर मतलब होता है तुम्हारा, तो योर है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपको नियम पता है, ऑब्जेक्ट में मी मतलब मैं के लिए अगर आपको यहाँ पे लिखना हो तो तुम्हारा की जगह मेरा हो जाएगा, है ना। योर है तो माई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं के अनुसार बदल रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा।
और ऑब्जेक्ट में क्या है, मैं के लिए माई, तो माई टाइम। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया। अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। आपको क्या करना होगा, सेड की जगह पे फॉरबेड का प्रयोग करना होगा। तो माई फादर फॉरबेड, FORBADE, फॉरबेड मी, मतलब मेरे पिता ने मुझे मना किया, यहाँ सलाह नहीं दिया, मना किया। तो इसीलिए जब मना किया तो नॉट इसी में समा गया, और जब इसी में समा गया तो डू नॉट पूरा हटा देंगे। मी टू वेस्ट और माई। जैसा कि आप देख सकते हो दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है कि अगर भाव के अनुसार अगर आप सेट को बदलते हो तो सिर्फ डू को हटाओगे, नॉट को नहीं हटाओगे। ठीक है, नॉट के बाद टू लगा दोगे। लेकिन अगर डू नॉट है तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल दूसरे तरीके से बना सकते हो। सेड की जगह फॉरबेड लगा दोगे और डू नॉट, पूरा का पूरा डू नॉट हटा के वर्ब से पहले टू का प्रयोग करोगे, जैसा कि दूसरा नियम कहता है। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा है द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा डू नॉट एब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत देना या मत दो। तो ये देखो ऑर्डर है, क्योंकि गाली पर कंट्रोल किया जा सकता है ना, और टीचर कह रहा है लड़के से, तो ये कंट्रोल कर सकते हो। जहाँ कंट्रोल की बात आए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर है। तो भाव के अनुसार अगर आप इसको बदलोगे तो ये बन जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, क्या बन जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया जब भाव के अनुसार सेट को बदल रहे हो तो सिर्फ डू हटेगा। तो नॉट टू एब्यूज़, एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, तो नॉट टू एब्यूज़ एनीवन। ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको दूसरे तरीके से बनाना तो आप आज़ाद हो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, भाव के अनुसार नहीं बदलोगे, सेट की जगह पे क्या लगा दोगे, फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है मना किया। फॉरबेड की स्पेलिंग FORBADE। ठीक है, स्पेलिंग याद कर लो, ये डी है। तो फॉरबेड द बॉय, अब जब फॉरबेड लगा दोगे तो नॉट को भी हटा दोगे, यानी पूरा का पूरा डू नॉट गायब हो जाएगा। टू एब्यूज़ एनीवन, आप देख सकते हो दोनों का मीनिंग भी सेम निकलेगा कि टीचर ने लड़के को आज्ञा दिया किसी को गाली न देने का, और इसमें कह रहा है टीचर ने लड़के को मना किया किसी को गाली देने से। समझ रहे हो, तो दोनों में भाव तो सेम है लेकिन तरीके अलग अलग है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट टेक बटर, बटर मत खाना, मक्खन मत खाना, वाइल जब तक तुम मेरे ट्रीटमेंट के अंदर हो, अंडर माई ट्रीटमेंट यानी मेरे उपचार के अंदर हो, जब तक मेरे से दवाई ले रहे हो तब तक बटर मत खाना। तो चलो यहाँ पे भी मना कर रहा है, इसको भी दो तरीके से बना सकते हो। भाव है यहाँ पे सलाह है, अगर भाव के अनुसार बदलोगे तो सेड की जगह पे क्या लिखोगे, एडवाइस्ड, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को क्या दे सकता है, एडवाइस ही दे सकता है, ऑर्डर तो दे नहीं सकता। पेशेंट की मर्जी है, अगर उसे ठीक होना है तो एडवाइस माने ना तो ना माने। अगर आप भाव के अनुसार बदल रहे हो तो सिर्फ डू को हटाओगे, जैसा कि ऊपर के दो एग्जाम्पल में भी किया, और वर्ब टेक मतलब लेना, ये क्रिया है, इसके पहले टू लगा दोगे या नॉट के बाद टू लगा दोगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं हो, नॉट टू टेक बटर, कि बटर मत लेना। वाइल, अब देखो प्रोनाउन चेंज करना आपको मैंने बताया है, यू है, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट है पेशेंट, पेशेंट यानी मरीज, मरीज लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। अब आपके ऊपर है आप क्या मानते हो, लड़का है या लड़की। तो मैं मान लेता हूँ कि लड़का है, तो लड़का है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ही। आप कहोगे सर यू तो बाद में लिखा गया है, तो आपने बताया था कि यहाँ पर हिम लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कि वाइल लग गया है बीच में, तो एक बात इसके पहले है वाइल के और वाइल के बाद एक बात है। तो वाइल के बाद जब कोई बात शुरू होगी तो वापस से सब्जेक्ट लिखाता है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट वाला लिखेंगे, वो है ही। ठीक है, और आर है तो ये पास्ट में चला जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, ही वॉज अंडर। अब माई है, माई यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, डॉक्टर के अनुसार।
डॉक्टर भी लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर कॉमन नाउन है। ठीक है, तो मान लो कोई लड़का डॉक्टर है, ठीक है, तो लड़का अगर डॉक्टर है तो लड़के के अनुसार अगर हम थर्ड पर्सन माने, थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा बंदा, तो तीसरे बंदे के लिए हिज हो जाएगा। अगर लड़की मानते तो हर हो जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या निकल गया कि डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी बटर ना लेने की जब तक कि वो उसके ट्रीटमेंट के अंदर है। ठीक है, तो ये जैसे एजर्टिव वाक्य बदलते हैं ना, ये वैसे बदला है वाइल से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। इसको भी दूसरे तरीके से बना सकते हो फॉरबेड लगा के, तो ये बन जाएगा द डॉक्टर फॉरबेड। किसको फॉरबेड किया? पेशेंट को। अब डू नॉट पूरा हटा देंगे। ठीक है, टू टेक बटर वाइल ही वॉज अंडर हीज ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो में बताए गए तीनों नियम और तीनों नियम पर जो भी एग्जाम्पल्स थे वो समझ में आए होंगे। तो वीडियो 2 और वीडियो 3 में हम लोग पूरे इस इम्पेरेटिव वाक्यों को कवर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।